डियर स्टूडेंट्स, तो इस लेक्चर में आपने अंडरस्टूड किया कि डीएनए रेप्लिकेशन तो होती है, लेकिन उसका जो अंदाज है वो डिफरेंट तरह से है। वो अंदाज यानी कि हाइपोथेसिस जो प्रपोज की गई हैं वो 3 हैं। अब हम इन तीनों हाइपोथेसिस को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे हैं, किस तरह से हैं और इनमें से करेक्ट वन कौन सी है, यानी कि थोड़ी सी जिसकी सेंस बेहतर तरीके से बनती है वो कौन सी है, ये मॉडल्स का नाम किस बेस पे रखा गया, इसमें कौन कौन से पार्ट्स जो हैं वो शामिल होते हैं। तो इन तमाम को स्टडी करने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टडी डीएनए रेप्लिकेशन। अब इससे पहले आपने जो डिस्कस किया है वाटसन एंड क्रिक मॉडल जो है वो डिस्कस किया है। अब वाटसन और क्रिक मॉडल के अकॉर्डिंगली उन्होंने ये कहा कि जो डीएनए है ये एक दूसरे के साथ कंप्लीमेंटैरिटी शो करता है। कंप्लीमेंटैरिटी का मतलब ये है कि अगर हम डीएनए को अनजिप करें, यानी कि 2 स्ट्रैंड्स है ना, दोनों स्ट्रैंड्स को ऐसे ओपन कर दें, तो ओपन करेंगे तो वो एक दूसरे के साथ वो सीक्वेंसेस जो हैं वो मैच कर रही होती हैं। एक साइड पे पायरामिडीन्स हैं तो दूसरी साइड की जितनी भी सीक्वेंस है उसे हम खुद से फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे अभी पॉइंट ये था कि डीएनए रेप्लिकेशन जो है इसमें 1 डीएनए का मॉलिक्यूल इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू 2 डीएनए के मॉलिक्यूल उसमें कन्वर्ट हो रहे हैं। अब ऐसा कह सकते हैं कि एग्जैक्ट कॉपी बनानी हमने, एग्जैक्ट कॉपी, देयर विल बी नो एनी वेरिएशन, इसमें कोई भी एक दूसरे की वेरिएशन नहीं आनी चाहिए। तो इफ यू वांट टू मेक एग्जैक्ट कॉपी तो ये किस तरह से होगी? तो डिफरेंट मॉडल्स जो हैं वो प्रपोज किए गए सिर्फ इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए कि एक डीएनए से आगे 2 डीएनए कैसे बनते हैं। जरा पहले हम ना डीएनए के स्ट्रक्चरल को डिस्कस कर लेते हैं, या आप ऐसे कह सकते हैं कि हम इसके स्ट्रक्चरल लेवल को भी डिस्कस कर लेते हैं। अब एक डीएनए का मॉलिक्यूल यू नो दैट इस तरह से ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब ये डीएनए का मॉलिक्यूल जो हमारे पास इस तरह से एग्जिस्ट कर रहा है, इसमें एक स्ट्रैंड 5 प्राइम है, दूसरा स्ट्रैंड 3 प्राइम है, जो 3 प्राइम है उसका एंड 5 प्राइम और इसका एंड क्या होगा? 3 प्राइम होगा। अब ये स्ट्रैंड्स आपस में यू नो दैट हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ लिंक भी होते हैं। अब ये स्ट्रैंड जो है ना इसमें 2 चीजें हैं, एक तो है सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, यानी कि स्पेसिफिक सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड की। अब ये न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस किस में है? वी नो दैट डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स पर मुश्तमिल है और ये 2 स्ट्रैंड्स इसमें मौजूद हैं, ये डबल स्ट्रैंडेड होता है। जबकि दूसरा स्ट्रक्चर जो हम कहते हैं वो इसका हेलिकल शेप है। इसकी क्या है? हेलिकल शेप, जिसे हम अल्फा हेलिक्स शेप भी कह सकते हैं। अल्फा हेलिक्स शेप है इसकी, यानी कि इसकी ये हेलिकल शेप आ जाती है। देखिए स्टूडेंट, ये इसके 2 मेन स्ट्रक्चरल लेवल हैं। एक हमने ये कह दिया कि दैट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर, ये जो हमारे पास है ये इसका कैसा स्ट्रक्चर है? प्राइमरी स्ट्रक्चर है, यानी कि पहला स्ट्रक्चर जिसमें हम उसकी सीक्वेंस को देख रहे होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स जो उसमें मौजूद हैं। और जब हेलिकल शेप की बात करते हैं तो इसमें जो स्ट्रक्चरल लेवल आ जाता है वो इसका सेकेंडरी लेवल हमसे कहेंगे। सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं या सेकेंडरी लेवल ऑफ स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। जैसे कि वो आपको अगर याद हो तो आपने चैप्टर 2 के अंदर प्रोटीन के स्ट्रक्चर जब बनते हैं तो उसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखी होगी। वो जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हम पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर में सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड को देखते हैं, तो यहाँ पे हम सेम एज इट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर में सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड को डिस्कस करेंगे। और उसका जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर था उसमें अल्फा हेलिक्स शेप बनती थी, सेम एज इट इज वही अल्फा हेलिकल शेप जो है वो डीएनए की भी है और ये उसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। अब डीएनए में ये 2 स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद हैं। अब डीएनए की जो रेप्लिकेशन है, जेम्स डी वाटसन और फ्रांसिस क्रिक जो है, या हम ऐसे कह सकते हैं वाटसन और फ्रांसिस क्रिक जो है, इन्होंने बताया कि अगर हम डीएनए को लें और डीएनए को ओपन अप करें तो ये एक दूसरे के
कंप्लीमेंटरिटी सीक्वेंस जो है वो शो करते हैं। यानी कि अगर एक हमारे पास इस तरह से डीएनए का मॉलिक्यूल है, इस डीएनए के मॉलिक्यूल को अनजिप किया जाए, इस तरह से एक और ये दूसरा, तो इसके ये स्ट्रैंड जो हैं इनकी सीक्वेंस के मुताबिक हम एक नया स्ट्रैंड जो है वो जनरेट कर सकते हैं। नया स्ट्रैंड क्या कर सकते हैं? जनरेट कर सकते हैं। बिकॉज वी नो दैट अगर तो एक सीक्वेंस में एडेनिन है तो उसके ऑपोजिट क्या होगा? थाइमिन। गुआनोसिन है उसके ऑपोजिट क्या होगा? साइटोसिन। इस तरह से हम एक नया स्ट्रैंड जो है वो इससे क्या कर सकते हैं? सिंथेसाइज कर सकते हैं। सेम एज इट इज इसमें भी हो सकता है। अब यहाँ पे पता क्या क्वेश्चन था कि एक जो डीएनए मौजूद है, ये दो डीएनए में किस तरह से बनेगा? ये दो डीएनए के मॉलिक्यूल बन गए हैं, तो ये एक तो पैटर्न ये बताया, इसके अलावा कौन से ऐसी हाइपोथेसिस हैं जो इसको एक्सप्लेन करती हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन इस तरह से होती है? तो उसमें तीन मॉडल जो हैं, तीन हाइपोथेसिस जो हैं वो परफॉर्म की गई या बताई गई। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इसमें जो हाइपोथेसिस हैं या फिर हम इसको मॉडल कह सकते हैं जो डीएनए रेप्लिकेशन को एक्सप्लेन करते हैं, वो हमारे पास तीन हैं। कितने हैं? तीन। अब उनमें सबसे पहले हम कह लेते हैं कंजर्वेटिव मॉडल है, यानी सीक्वेंस वाइज इसको लेके चलते हैं। तो ये तीन मॉडल जो प्रपोज किए गए हैं उनको हमने यहाँ पे बना लेते हैं। सबसे पहला जो मॉडल था वो हमने कहा कंजर्वेटिव मॉडल है, कंजर्वेटिव। दूसरा जो है उन्होंने कहा जी नहीं, कंजर्वेटिव नहीं है, इट इज सेमी कंजर्वेटिव। ये कैसा है? सेमी कंजर्वेटिव है। अब फिर कहा गया जी नहीं, सेमी कंजर्वेटिव नहीं, इट कैन बी डिस्पर्सिव। ये किस तरह से हो सकता है? डिस्पर्सिव हो सकता है, यानी कि इट कैन बी डिस्पर्सिव मॉडल। ये तीन तरह के मॉडल हैं और ये तीनों मॉडल्स क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एक डीएनए का मॉलिक्यूल दो डीएनए के मॉलिक्यूल्स में कैसे कन्वर्ट होता है। याद रखिएगा एक बात कि जो सेमी कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव मॉडल है, इसमें हमने उनके स्ट्रक्चर्स को भी देखना है कि कौन सा किस में कंजर्व होता है। तो बात करते हैं यहाँ पे कंजर्वेटिव मॉडल में। कंजर्वेटिव मॉडल में हमने ये कहा कि इसमें डीएनए जो है उसका प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों स्ट्रक्चर जो होते हैं ये कंजर्व होते हैं। दोनों स्ट्रक्चर कैसे होते हैं? कंजर्व। जबकि अगर हम सेमी कंजर्वेटिव की बात करें तो सेमी कंजर्वेटिव में जस्ट एंड ओनली प्राइमरी स्ट्रक्चर कंजर्व होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर कंजर्व नहीं होता। यानी कि इसमें हम बात करें तो इसमें हमने कहा कि ओनली सिर्फ प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है ये कंजर्व होगा, जबकि सेकेंडरी स्ट्रक्चर कंजर्व नहीं होगा। जबकि डिस्पर्सिव की बात की जाए तो डिस्पर्सिव में ना तो प्राइमरी होता है ना ही सेकेंडरी होता है। तो इसमें हमने जो बात की वो ये हम कहते हैं कि both structures, primary and secondary structure not conserved, यानी कि primary and secondary structure जो हैं ये दोनों कंजर्व नहीं होते, not conserve। अब इनको हम डायग्रामेटिकली जरा देखते हैं कि कैसे, how it is being possible। Let's suppose इसमें हमने ये बात कर ली कि ये एक डीएनए का मॉलिक्यूल है जो कि पेरेंट है। कैसा है? पेरेंट। ये इस तरह से अगर हम इसी को ओरिजिनल फॉर्म में ड्रॉ करें तो हम इसको डबल हेलिकल शेप इसकी बना सकते हैं, लाइक दिस वन। इसी को अगर मैं ये कहूँ कि ये इसी तरह से मौजूद है, डबल हेलिकल शेप में मौजूद है, सेम एज इट इज। इसका जो डॉटर सेल्स बनेगा वो कैसे बनेंगे? देखिए, जब ये इस तरह से है तो इसमें अगला स्टेप जो न्यूली डीएनए बनेंगे ये है कि ये दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे से ओपन अप होंगे। यानी कि ये दोनों स्ट्रैंड्स क्या हुए? ओपन अप होंगे इस तरह से, एक स्ट्रैंड इस तरफ और एक स्ट्रैंड इस तरफ। ये स्ट्रैंड जब ओपन अप हो गए, इनके साथ ये नया स्ट्रैंड जो है वो बन जाएगा। ये जो कलर मैंने रिप्रेजेंट किया दैट इज ऑफ न्यू स्ट्रैंड।
जबकि जो पेरेंट स्ट्रैंड के लिए हमने ये प्रीवियस कलर जो है वो यूटिलाइज किया। अब अगला स्टेप जो इसमें होता है वो ये है कि जो डॉटर स्ट्रैंड है ये सेपरेट हुए, यहां से भी डॉटर स्ट्रैंड सेपरेट हुआ, ये डॉटर स्ट्रैंड मिलकर एक स्ट्रैंड बना देंगे। जबकि यहां पे जो पेरेंट स्ट्रैंड थे इससे जो सेपरेट हुआ था वो एक, और इससे जो सेपरेट हुआ है वो पेरेंट स्ट्रैंड दूसरा बन जाएगा। अब देखिए ये हमारे पास F1 में 2 DNA बन जाएंगे, जबकि पेरेंट्स में क्या था, ये एक DNA है, दैट इज ऑफ P1 एंड दैट इज ऑफ F1। यानी कि जैसा पेरेंट स्ट्रैंड है बिल्कुल वैसा ही डॉटर स्ट्रैंड है, उसमें कोई चेंज नहीं आया। जबकि जो न्यूली बना है वो एग्जैक्ट, यानी कि एक नया बना पहले, दूसरा भी नया बना, सेपरेट हुए, एक सेपरेट आ गए, यानी कि जो नया बना है वो टोटली सेपरेट है, और जो पुराना पेरेंटल है वो पेरेंटल साइड पे। तो इस तरह से ये जो स्ट्रैंड आएगा ये बिल्कुल एग्जैक्ट लाइक ऑफ पेरेंट्स है। सो इसलिए इसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर भी कंजर्व है, नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, जबकि सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो उसका हेलिकल शेप है वो भी बिल्कुल एज इट इज ऑफ पेरेंट्स, यानी कि पेरेंट्स की कॉपी, वही पेरेंटल स्ट्रैंड्स ही आगे ज्वाइन किए हैं। अगर मैं इससे F2 जनरेट करता हूं, लेट्स सपोज आई एम गोइंग टू जनरेट F2 जनरेट की, तो F2 जनरेट में अगेन इसी तरह से होगा, अगेन यानी कि ऐसे होगा कि ये दोनों स्ट्रैंड्स ओपन होंगे, ये क्या बनेगा, न्यू बनेगा, न्यू अलग हो जाएगा, और ये जो है इससे तो न्यू नहीं बनने, यानी कि यहाँ पे हम ये बात करूं, ये जो न्यू होगा ये इस तरह से एक स्ट्रैंड, बिल्कुल वैसे ही पेरेंटल स्ट्रैंड ये, और एक जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट पेरेंट लाइक स्ट्रैंड इसमें मौजूद है। ठीक है, इस तरह से। अब ये जो हमारे पास है दैट इज F2, ये F2 है, यानी कि एक डीएनए से 2 बने, 2 से आगे कितने बनेंगे, 4 डीएनए के मॉलिक्यूल जो हैं वो बन जाएंगे, यानी कि 1 से हमारे पास यहाँ पे 2 डीएनए के मॉलिक्यूल बने, यहाँ से 2 से आगे कितने बन जाएंगे, 4। एक बात नोट कीजिएगा कि ये जो स्ट्रक्चर बना है ये एज इट इज ऑफ पेरेंट्स है, देयर इज नो एनी चेंज, और इसमें ये आगे न्यूली बनते जाएंगे। अब हम इसकी बात करते हैं, इसमें देखिए, इसमें ये हमारे पास पेरेंटल स्ट्रैंड है, दिस वन, ये क्या है, पेरेंटल स्ट्रैंड P1 आप कह सकते हैं, P1 दिस वन। अब जो P1 है अकॉर्डिंग टू इट, दिस मॉडल के अकॉर्डिंगली ये स्ट्रैंड सेपरेट हुआ, ये स्ट्रैंड से आगे कितने स्ट्रैंड्स बनेंगे, 2, ये स्ट्रैंड सेपरेट होता है, जैसे स्ट्रैंड सेपरेट होता है इसके अकॉर्डिंगली आगे एक नया जो है वो डेवलप हो जाएगा, यानी कि ये एक न्यू जो है वो इसमें बन गया। अब एक बात नोट कीजिएगा, इसके अंदर ये हमारे पास F1 है जिसमें एक से आगे कितने बने, 2। जस्ट एंड ओनली पेरेंट स्ट्रैंड जो है वो सेपरेट हुआ, पेरेंट स्ट्रैंड सेपरेट हुआ, न्यू कंप्लीमेंट्री डीएनए उसके साथ यानी कि अटैच हुए, और एक से 2 स्ट्रैंड्स डेवलप हो गए। जबकि इसमें भी पहले ऐसे ही होता है, लेकिन फिर ये सेपरेट होकर पेरेंट अलग हो जाता है और डॉटर जो है वो अलग हो जाते हैं। इसमें ऐसा अलग होना नहीं कंसिडर किया जाता, इसमें जस्ट एंड ओनली उसी स्टेप पे रुक जाते हैं। अब जो अगला डीएनए यानी कि इससे आगे 2 से कितने बनेंगे, 4 बनेंगे, तो ये पेरेंटल स्ट्रैंड सेपरेट होगा, ये भी पेरेंटल स्ट्रैंड सेपरेट होगा, और इससे जो न्यू स्ट्रैंड है ये भी सेपरेट हुआ, इस तरह से जो न्यू स्ट्रैंड है इसमें भी, और न्यू स्ट्रैंड की कंप्लीमेंट्री भी स्ट्रक्चर बन जाएंगे, पेरेंटल स्ट्रैंड के अकॉर्डिंग भी स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे इस तरह से सेम। अब ये हमारे पास F2 है, और F2 में हमने कहा कि 2 डीएनए से टोटल कितने बन गए, 4 डीएनए बन गए। तो अब इसमें सिंपल क्या है, एक स्ट्रैंड ओपन हुआ, उसके कंप्लीमेंट्री अटैच हुए, जैसे ही कंप्लीमेंट्री अटैच होंगे वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे और एक नया स्ट्रैंड बन जाएगा। तो ये सीक्वेंस जो है वो कौन सी होगी, सेमी कंजर्वेटिव। सेमी हम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर तो कंजर्व है, जबकि सेकेंडरी स्ट्रक्चर में पेरेंटल स्ट्रैंड एक न्यू है और एक कैसा है, ओल्ड है। यानी कि यहाँ पे हमने कहा कि देयर इज अ हाइब्रिड, क्या है, हाइब्रिड है।
हाइब्रिड इस तरह से हमने कहा कि एक न्यूली स्ट्रैंड है और एक पेरेंटल स्ट्रैंड है, जबकि इसमें पेरेंटल अलग है और न्यूली स्ट्रैंड अलग है। ये आपको दोनों में कंपैरिजन में डिफरेंस नजर आ गया होगा। जबकि इसमें भी ऐसा है, पेरेंटल अलग है, न्यूली अलग है, जबकि इसमें अगेन क्या बन जाता है, हाइब्रिड बन जाता है। यानी कि एक हाइब्रिड है और एक क्या है, न्यूली सिंथेसाइज्ड। तो ये मॉडल जो है जिसमें ओनली प्राइमरी स्ट्रक्चर कंजर्व होता है, इस मॉडल को सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के नाम से मेंशन किया जाता है। और जेम्स डी वाटसन और फ्रांसिस क्रिक जो है इसी मॉडल को हमायत करते हैं, वो ये कहते हैं कि ये मॉडल ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है डिस्पर्सिव मॉडल। जब हम डिस्पर्सिव मॉडल की बात करते हैं तो ये एक डिफरेंट तरीकेकार से ही उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अकॉर्डिंग टू इट, इस मॉडल के अकॉर्डिंगली क्या है कि ये जो इस तरह से एक डीएनए मौजूद है, दैट इज अ पेरेंटल डीएनए, जिसे हम P1 कह लेते हैं। कैसा है ये, पेरेंटल P1 है, ठीक है। अब ये जो पेरेंटल डीएनए है ये फ्रेगमेंट्स बनाएगा। क्या बनाएगा, फ्रेगमेंट्स। जैसे ही फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे, फ्रेगमेंट्स बनेंगे लाइक दिस वन, ये एक फ्रेगमेंट, ये दूसरा फ्रेगमेंट, ये तीसरा फ्रेगमेंट, सेम एज इट इज, इट्स गोइंग टू मेक अ फ्रेगमेंट्स। और इन फ्रेगमेंट्स के साथ नए डीएनए जो है वो डेवलप हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जब ये फ्रेगमेंट्स बन गए हैं तो इनके साथ एक नया डीएनए जो है वो डेवलप होने को रेडी हो जाता है। तो ये इस तरह से फ्रेगमेंट से बन जाते हैं, दैट्स गोइंग टू बी मिक्सचर। ये हमारे पास F1 है जिसमें एक डीएनए से कितने बने, 2 डीएनए बन गए। अब इनके अगेन फ्रेगमेंट्स बनेंगे, इनके अगेन क्या बनेंगे, फ्रेगमेंट्स बनेंगे। जब इनके अगेन फ्रेगमेंट्स बनते हैं तो वो फ्रेगमेंट्स पेरेंटल स्ट्रैंड के वैसे ही फ्रेगमेंट्स इसमें मौजूद हैं, कुछ किस तरह से हैं, कुछ किस तरह से हैं, और जो डॉटर स्ट्रैंड्स के फ्रेगमेंट्स हैं वो भी इसमें बने हुए हैं, ठीक है, फ्रेगमेंट्स हैं। तो अब ये जो डॉटर स्ट्रैंड्स हैं इनके साथ भी नए बन जाएंगे और पेरेंटल स्ट्रैंड के साथ भी फ्रेगमेंट्स जो हैं वो नए बन जाएंगे। तो अगर इस तरह से फ्रेगमेंटेशन हो रही है तो फ्रेगमेंटेशन में आप जानते हैं कि दीज फ्रेगमेंट्स कैन ज्वाइन विद ईच अदर एट डिफरेंट पेस, ये एक दूसरे के साथ डिफरेंट पोजीशन पर भी अटैच हो सकते हैं। जब ये डिफरेंट पोजीशन पर एक दूसरे के साथ अटैच होंगे तो उससे क्या होगा, इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाएगा। जब इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे उसका जो डबल हेलिकल शेप है वो भी क्या हो गई है, चेंज हो गई है। जब इसकी डबल हेलिकल शेप भी चेंज हो गई, प्राइमरी स्ट्रक्चर भी चेंज हो गया, दोनों स्ट्रक्चर कंजर्व नहीं है, दिस टाइप ऑफ मॉडल इज नोन एज डिस्पर्सिव मॉडल। ये मॉडल क्या कहलाता है, डिस्पर्सिव मॉडल कहलाता है। जरा इनको समराइज करता हूं मैं। देखिए, हम पढ़ना चाह रहे हैं डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होता है, एक डीएनए स्ट्रैंड से 2 डीएनए के स्ट्रैंड्स बनते हैं और ये बनने चाहिए बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी, इसमें कोई भी चेंज पॉसिबल है ही नहीं। इफ देयर इज एनी चेंज दैट विल लीड टू म्यूटेशन, वो किसको लेके जाएगा, म्यूटेशन, और म्यूटेशन कैन कॉज डिजीज, म्यूटेशन की वजह से डिजीज, और डिजीज जो है दैट कैन लीड टू डेथ। तो यहां पे एग्जैक्ट कॉपी बननी चाहिए। डीएनए के अंदर हमने कहा कि एक प्राइमरी स्ट्रक्चर है, दूसरा कौन सा है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। प्राइमरी स्ट्रक्चर में हमने सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड को देखा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमने हेलिकल शेप को डिस्कस किया, जबकि यहाँ पे इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। अब ये मॉडल जो जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक है, इन्होंने कहा कि डीएनए जो होता है ये एक दूसरे के साथ बेसिकली कंप्लीमेंटैरिटी शो करता है। कंप्लीमेंटैरिटी का मतलब यह है कि एक स्ट्रैंड बिल्कुल दूसरे का क्या होता है, कंप्लीमेंट्री होता है। और ये अगर हम एक स्ट्रैंड को अनजिप करते हैं, क्या करते हैं, अनजिप, तो उसके न्यू स्ट्रैंड बना लेंगे, और दिस मॉडल इज नोन एज सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, ठीक है। जेम्स वाटसन ने तो इसको फॉलो किया था, इसको एक्सप्लेन किया था, लेकिन उसके बाद फिर डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट हाइपोथेसिस प्रपोज की। इन हाइपोथेसिस में सबसे पहले कंजर्वेटिव है, जिसमें वो पहले अनजिप होता है, अनजिप होने के बाद न्यू स्ट्रैंड डेवलप होते हैं, न्यू स्ट्रैंड डेवलप होने के बाद अगेन अनजिप होता है, अगेन क्या होता है, अनजिप। जब अगेन अनजिप होता है तो जो पेरेंटल स्ट्रैंड है उसके साथ वो ज्वाइन हो जाता है, जिपिंग होती है पेरेंटल स्ट्रैंड के साथ, और जो डॉटर स्ट्रैंड्स हैं वो अलग हो जाते हैं। सेम इसमें भी ऐसे है, जबकि इसमें क्या हुआ है, ये स्ट्रैंड्स अनजिप होते हैं, अनजिप होने के बाद न्यू स्ट्रैंड जो है वो बनेगा,
जब ये न्यू स्ट्रैंड डेवलप होगा तो ये न्यू स्ट्रैंड वैसे का वैसे ही रहेगा, इसमें ये सेपरेशन यानी कि ये वाला स्टेप जो है वो नहीं होगा। अब ये जो मॉडल है ये सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, और इसमें भी ऐसा ही होता है। जबकि अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या हुआ है, इसमें उसके क्या बन गए हैं, फ्रेगमेंट्स बन गए हैं, फ्रेगमेंट्स बन गए हैं, यानी कि छोटे छोटे टुकड़े बन गए हैं। ये टुकड़े जो हैं वो फिर अनजिप होते हैं और इसके बाद फिर बनते हैं, ज्वाइन होते हैं, और ये इस तरह का ये एक मॉडल जो है वो प्रपोज करते हैं। अब एक बात नोट करनी है आपने, इसमें भी हाइब्रिड, इसमें भी हाइब्रिड, जबकि इसमें एक हाइब्रिड है और एक न्यूली फॉर्म्ड है। ये बात ध्यान में रखनी है क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर इसी बात पे बेस करता है। उसमें हमने ये बात एक्सप्लेन करनी है कि इन तीनों मॉडल में से एक्सपेरिमेंट्स के लिहाज से देखा जाए, हम अगर एक्सपेरिमेंट डिजाइन करें तो इन तीनों मॉडल्स में से कौन सा मॉडल ठीक है, ये हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। क्योंकि साइंटिफिक मेथड में आप जानते हैं हाइपोथेसिस जो है इसके बाद फिर एक्सपेरिमेंट से ही परफॉर्म किए जाते हैं, और एक्सपेरिमेंटल बात साइंस में की जाती है, ऐसे फिक्शन पे बात बहुत कम होती है। तो ये यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ पे एक हाइब्रिड है और एक न्यू है, यहाँ पे दोनों हाइब्रिड है, बात ध्यान में याद रखनी है। जबकि F2 की बात करें तो इसमें 3 न्यूली हैं, एक पेरेंटल है, इसमें 2 हाइब्रिड हैं और एक जो है वो न्यूली है। सो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे, एक्सपेरिमेंटली प्रूव करेंगे कि इन तीनों मॉडल में से एक्यूरेट ठीक मॉडल कौन सा है। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, आपने इसको सीखा होगा। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है। जी स्टूडेंट्स, जो हमने मॉडल्स देखे हैं, तीनों मॉडल्स स्टडी की हैं, ये किस पर्पस के लिए हैं? डीएनए रेप्लिकेशन को एक्सप्लेन करने के लिए हैं। अब ये जो डीएनए रेप्लिकेशन को एक्सप्लेन करने के लिए हैं, तो इनमें से ठीक कौन सा है? साइंस इसको एक्सपेरिमेंट की बेस पे मानती है। तो मतलब ये है कि अब हमने एक्सपेरिमेंटली प्रूव करना है इन हाइपोथेसिस को, दैट विच वन इज प्रॉपरली करेक्ट एंड विच वन इज नॉट करेक्ट, ऑन विच बेसिस दैट इज करेक्ट एंड विच बेसिस दैट इज नॉट करेक्ट। दैट विल बी स्टडीड बाय नेक्स्ट 2 साइंटिस्ट, मैथ्यू मिचेल्सन एंड फ्रैंकलिन। इन दोनों की मदद से हम इसको स्टडी करेंगे। अब इसमें क्वेश्चन क्या आ सकता है? इसमें क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड भी हो सकता है, और ये एक कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये भी हो सकता है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो है मिचेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।